हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 9th क्लास का 10th लेक्चर है। इसमें आज हम फोर्स के जो टाइप्स होते हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट टाइप के फोर्स। तो देखिए, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसका नेट इफेक्ट क्या होता है। हमने मेन पॉइंट यहाँ पर नोट किए हैं कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है इसका इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, जैसे ये कोई ब्लॉक है और ये किसी हमारे सरफेस पर ऐसे रखा है तो ये रेस्ट में है। अगर आप इसमें फोर्स लगाएंगे तो इसमें मोशन स्टार्ट होगा, यानी कि इसका जो रेस्ट का स्टेट है उसको चेंज कर सकता है। तो इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक। दूसरा एक और है कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई सरफेस में फ्रिक्शन ना हो तो अगर हम किसी बॉडी को मूव करा दें सरफेस के ऊपर तो वो उसी सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो इसका मोशन हम यूनिफॉर्म बोलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड जरूर कांस्टेंट होगी, न तो डायरेक्शन चेंज हो और न मैग्नीट्यूड चेंज हो। एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ऐसे चले तो कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको स्पीड इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, दोनों कंडीशन में फोर्स लगाना पड़ेगा। और साथ में अगर डायरेक्शन चेंज करना है, ये सीधे जा रहा है, आप अगर ऐसे 90 पर फोर्स लगा दें तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक। तो और उसका अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि उस समय उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है या यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन से चलने के लिए किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका मतलब ये है, हम फ्रिक्शन यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक मूव कर रहा है और हम उसमें अगर एक बार उसको मोशन दे दें तो वो इनफाइनाइट टाइम तक मूव करता रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। आप जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो फिर बॉडी में चेंज होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक। तो यूनिफॉर्म मोशन चेंज होगा। दूसरा एक काम और फोर्स कर सकता है कि ये साइज और शेप को चेंज कर सकता है। अगर किसी बॉडी में आप फोर्स लगाएंगे तो वो कंप्रेस हो गई तो उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, उसका साइज चेंज हो सकता है। ठीक। तो फोर्स जो है वो इज दैट फिजिकल कॉज है विच चेंजेस या टेंड्स टू चेंज भी लिखते हैं, ईदर द साइज और द शेप ऑफ द बॉडी और स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। इतने दोनों ये कंडीशन हो सकती है। अब क्वेश्चन एराइज होता है फोर्स के टाइप कितने होते हैं। हाँ, इसके पहले एक पॉइंट और देख लें, रिजिड और नॉन रिजिड बॉडी। हम जो फिजिक्स में स्टडी करते हैं वो रिजिड बॉडी होती है। रिजिड बॉडी का मतलब है जैसे ये बॉडी है, ये हार्ड है, ये रिजिड है। अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसके, ध्यान दें, इसके जो अंदर के पार्टिकल हैं उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। यानी कि इसको अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसके दो पार्टिकल हैं, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। जो इसके अंदर के पार्टिकल हैं जिनसे ये मिलकर बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो उनमें जो है उनकी डायमेंशन या उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। ये बॉडी नॉन रिजिड बॉडी है। आयरन की बॉडी हो या कोई सॉलिड बॉडी होती है वो नॉन रिजिड बॉडी है। आप कॉटन में फोर्स लगा देंगे, जैसे ये हमारा जो है वो कॉटन है, अगर इसमें हम फोर्स लगा देंगे तो ये प्रेस हो जाएगी और प्रेस होने के बाद इसके अंदर के जो दो पार्टिकल्स कोई से भी हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ठीक। और रिलेटिव मोशन होने की वजह से उनमें जो है वो आपस में डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो वो नॉन रिजिड बॉडी होंगी। हम जो स्टडी करते हैं वो किसकी करेंगे, रिजिड बॉडी की। तो अब आइए आप जरा इस पर टाइप्स ऑफ फोर्स की, फोर्स के कितने टाइप हैं। हम ब्रॉडली फोर्स को दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स होता है, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक। कांटेक्ट फोर्स का मतलब है कि जो टच में है, और नॉन कांटेक्ट है जो दूर से लगते हैं। ठीक। तो इनकी हम एक एक पॉइंट की स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स में आते हैं और वहां पर जो पहला फोर्स हमने कांटेक्ट लिखा है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है या फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन है, हम उसकी स्टडी करेंगे। देखिए, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि अगर हम किसी ब्लॉक को किसी सरफेस के ऊपर चलाकर छोड़ दें, जैसे ये ब्लॉक है और इसको हम यहाँ पर चला दें, तो थोड़ी देर के बाद ये रुक जाएगा। रुकने का मतलब है कि इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन को फोर्स लग रहा है। जैसे ये कोई ब्लॉक रखा है, ठीक, और इसको अगर हमने यहाँ पर v वेलोसिटी दे दी, अब पहला फ्रिक्शन फोर्स की स्टडी करनी है, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। इसमें अगर हमने ब्लॉक में ये v वेलोसिटी दे दी, ये जा रहा है, तो आपको मालूम है कि थोड़ी देर के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर v2 है, तो v2 जो है वो लेस देन v1 होगा। ऐसा इसलिए होता है, और थोड़ी देर के बाद ये बॉडी रुक भी जाएगी। ऐसा इसका मतलब है कि इस सरफेस पर जो इसका कांटेक्ट हो रहा है, ये नीचे का सरफेस है टेबल का या अर्थ का, इसके ऊपर आपने ब्लॉक रखा है, जहां इनके ये कांटेक्ट पॉइंट हैं, इनमें फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये नेचुरल है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन को होगा। तो जब भी आपको फ्रिक्शन फोर्स दिखाना हो, जैसे ये बॉडी इधर जा रही है v वेलोसिटी से, ठीक, स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो जो ये सरफेस होता है नीचे वाला, देखिए जब हम किसी बॉडी पर फोर्स को दिखाते हैं, ठीक, तो वैसे हम उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक मास m का है, ओके। इसका जो ये नीचे का सरफेस है, अगर ये बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे नीचे दिखाएं, ऐसे, या बार हमने लिख दिया फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन को, ठीक। जनरली आपके अपने लेवल पर ये समझने की कोशिश करें कि जनरली जब ब्लॉक मूव करता है तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक। तो फ्रीली जब भी एक बॉडी आप स्लाइड करेंगे एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस पर, एक सरफेस के ऊपर कोई भी ब्लॉक रख दें, तो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट जरूर करेगा, ठीक। नीचे वाला जो सरफेस होगा वो ऊपर वाले ब्लॉक में बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डालेगा। हम जब फोर्स को दिखाएंगे तो ये ध्यान रखना, ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसे पीछे की तरफ दिखाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से धीरे धीरे रुक जाता है, ठीक है ना। आगे चल के आपको 11th में ये थोड़ा और थ्योरी आएगी। यहाँ पर एक और पॉइंट होता है, हम डिस्कस करते हैं, जो आपके लेवल पर नहीं है, कि जब कभी फ्रिक्शन मोशन का कॉज होता है, फ्रिक्शन मोशन का कॉज होता है, तब फ्रिक्शन का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में होता है। वो जब होता है जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, सड़क में दौड़ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड होता है, वही फोर्स आपको मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। लेकिन जनरल में ध्यान रखना, आपको हर जगह फ्रिक्शन बैकवर्ड दिखाना है, जिधर बॉडी जा रही है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो ये जनरल पॉइंट ध्यान रखें, ठीक। दूसरा, और ये कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि जो दो बॉडी होती हैं उनके बीच में ये एक्ट करता है। हाँ, हम एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहेंगे कि आगे चैप्टर में न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो थर्ड लॉ का हम यहाँ बार बार डिस्कशन करेंगे, इसलिए हम उसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, वहाँ फिर डिटेल में आएंगे। देखिए, जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स डालती है, तो जैसे ये बॉडी ए है, ब्लॉक है, ये पेन है, अगर ये बॉडी इस पर फोर्स डालेगी तो ये भी इस पर डालेगी। यानी ए और बी अगर दो बॉडी हैं, ए बॉडी बी पर फोर्स डालती है तो उसका रिएक्शन होगा बी बॉडी ए पर डालेगी। इसका मतलब ये होता है कि जो ये सरफेस है, वैसे हम सरफेस को ऐसे करके दिखाते हैं, ये सरफेस ऊपर वाले ब्लॉक पर ये मोशन कर रहा है फॉरवर्ड, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगाएगा, बैकवर्ड। तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले सरफेस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, फॉरवर्ड। हमेशा एक्शन रिएक्शन फोर्स जरूर होंगे, लेकिन कभी एक बॉडी पर एक्ट नहीं करते हैं। हमें जिस बॉडी पर फोर्स दिखाना है, हमें केवल उससे मतलब है। तो हमारा ये ब्लॉक जो ऊपर वाला था, हमें इसमें फोर्स दिखाना था, इसलिए हमने इसमें केवल बैकवर्ड दिखाया। अगर कोई कहे कि नीचे वाले सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स दिखाओ कि जिसके ऊपर ये मूव कर रहा है, तो उसमें आगे नहीं कर पाएगा। एक्शन रिएक्शन जरूर होंगे। अगर ए बॉडी बी पर, एक्शन रिएक्शन फोर्स का एक ही कॉन्सेप्ट पॉइंट है, वो कभी एक बॉडी पर एक्ट नहीं करते हैं। ए बॉडी बी पर फोर्स डालेगी तो बी ए पर डालेगी। तो आप फ्रिक्शन का समझ गए होंगे। आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन जिधर मोशन है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाना है, ठीक, जो बॉडी मूव कर रही है। अब दूसरे फोर्स पर आए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देखिए,
जब हम किसी ब्लॉक को किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं, जैसे ये हमारी कॉपी है, इसके ऊपर हमने ये ब्लॉक रख दिया, तो वो ग्रेविटी या फोर्स होती है, अर्थ की ग्रेविटी, जो कि हम आगे स्टडी अभी करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या करती है, इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रही है। आप भी जानते हैं कि ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लगती है, तो इसको कोई ना कोई रोकने वाला चाहिए है। तो जब भी कोई बॉडी आप किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रखेंगे तो ध्यान दें, इसके जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, इनमें सब में एक ऊपर की तरफ को रिएक्शन फोर्स लगता है, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जो कि इसके वेट को बैलेंस करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है, ये जब हम ये ब्लॉक इसके ऊपर रखेंगे तो इसके जितने कांटेक्ट पॉइंट होंगे, कांटेक्ट पॉइंट समझते होंगे यहाँ पर, जहाँ जहाँ ये टच करेगा उन सभी कांटेक्ट पॉइंट पर इस ब्लॉक में ऊपर की तरफ को लगेगा। लेकिन हम उन सब जगह ना दिखाकर हम केवल एक पॉइंट पर हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाते हैं। तो जरा नॉर्मल का फोर्स का देखें डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स देखिए, ये ब्लॉक हमने रखा और ये एक सरफेस है, हमने जो लाइन खींची ये सरफेस हो गया, इसके ऊपर ये ब्लॉक रख दिया कोई भी, ठीक, इसका मास m है। तो इसके जो कांटेक्ट पॉइंट ठीक बीच में है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ को दिखाया, ये देखिए नॉर्मल बना दिया, ठीक। हमें ध्यान रहे इस बात का कि हमें जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ये सरफेस है नीचे वाला, जैसे ये हमारी कॉपी है, ये सरफेस है, इसके ऊपर अपने ब्लॉक रखा तो ये सरफेस ऐसे है, इसके 90 डिग्री ऐसे। तो जब हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यानी जब हम इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स दिखाएंगे तो ऊपर की तरफ, और कहाँ एक्ट करेगा, जहाँ कांटेक्ट पॉइंट होंगे, लगते सभी कांटेक्ट पॉइंट पर, दिखाते एक ही जगह। जरा पॉइंट पर एप्लीकेशन पर ध्यान दें, ये है एप्लीकेशन ठीक बीच में ऊपर की तरफ। अगर कोई पूछे तो इसका रिएक्शन क्या है, तो ध्यान दें, ये सरफेस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ डाल रहा है, उसका रिएक्शन होगा ये ब्लॉक नीचे वाले सरफेस पर नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ डालेगी। लेकिन हमें फोर्स किस में दिखाना है, ब्लॉक पर दिखाना है। इसके अलावा और ये जैसे हमने हाथ के ऊपर रखा ये ब्लॉक, तो इस पर नॉर्मल ऊपर की तरफ, हाथ पर किधर लगेगा, नॉर्मल नीचे की तरफ। हमें किस में दिखाना है, ब्लॉक में, तो ऊपर की तरफ दिखाएं, और हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस। यहाँ एक पॉइंट और ध्यान देना, जैसे इस ब्लॉक को हम यहाँ पर प्रेस कर दिया, देखिए हमने दबा दिया, अब इसमें नॉर्मल किधर होगा, ये सरफेस है, तो इस सरफेस के ठीक 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ। इसमें कैसे दिखाएंगे, अगर ये ब्लॉक ऐसे रखा है तो इसमें ऐसे दिखाओ इधर को, यानी कि जो सरफेस के ऊपर रखा जाता है उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स दिखाते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स समझ गए होंगे। और ध्यान रखना, ये वेट को बैलेंस भी करता है। अगर ये ब्लॉक हम इसके ऊपर रख दें तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg, और नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक। तीसरा फोर्स आता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स जो होता है वो जब किसी हम थ्रेड से या धागे से हम किसी ब्लॉक को अगर ये सस्पेंडेड कर देंगे, मान लीजिए इस ब्लॉक में हम यहाँ पर इसको किसी थ्रेड से इसको सस्पेंडेड कर दें, यहाँ पर ध्यान दें, ये हमारा थ्रेड है और ये थ्रेड ऊपर की तरफ हमने फिक्स कर रखा है, नीचे इसमें ये ब्लॉक लगा दिया है, ठीक। ये ब्लॉक सस्पेंडेड कर दिया, तो ये जो थ्रेड होता है इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट होता है, वो इसके वेट को बैलेंस करेगा। उसको देखिए कैसे दिखाते हैं, जैसे ये ब्लॉक है, अभी आगे चल के हम लोग स्टडी करेंगे कि ये ब्लॉक में जो वेट होता है वो हम डाउनवर्ड दिखाते हैं, वेट को हमने W लिख दिया है, ठीक। इसमें नॉर्मल नहीं लगेगा, नॉर्मल कब लगेगा, जब दो बॉडी टच में हो, जैसे कोई ब्लॉक सरफेस के ऊपर रखा हो, इसमें नहीं एक्ट करेगा। इसमें ध्यान दें, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम A लिख रहे हैं, इस पॉइंट A पर ना वेट कहाँ पर लगता है, ठीक सेंटर पर, वेट नीचे की तरफ, अभी पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक नीचे, और यहाँ पर जो ये A पॉइंट है, इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ को टेंशन फोर्स लगेगा। ये ऑटोमेटिक फोर्स इसमें क्रिएट होता है, टेंशन ये स्ट्रिंग में लगता है, जिससे कि इसको बैलेंस कर ले। और हम T = W, वेट जो है वो mg के इक्वल होता है, मास m, और स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इसको दोनों को बैलेंस करेंगे तो T = वेट के इक्वल लिखेंगे, तो ठीक है ना। तो इसमें दिया है, व्हेन ए बॉडी इज सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द रिजिड सपोर्ट, सपोर्ट रिजिड होगा, कस के बंधा होगा यहाँ पर, ठीक। तो आप क्या करेंगे, वेट की तरफ लगेगा, वेट नीचे को पुल करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। स्ट्रिंग इसको स्ट्रेच्ड होगी और इसको जो है वो ऊपर की तरफ को पुल करेगी, जिससे कि इसको बैलेंस कर ले। तो टेंशन फोर्स हमेशा यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में
दिखाएंगे। ये तीसरा फोर्स हमारा टेंशन फोर्स है। ठीक, देखिए जब टेंशन फोर्स दिखाया जाता है तो टेंशन हमेशा ऐसे डायरेक्शन में लगाएं कि जो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ये लूज ना हो। जहां पर ये टच करेगा उसमें ऐसे टेंशन दिखाएं, वेट किधर, नीचे की तरफ, TW को बैलेंस करेगा। ठीक, तो जितनी भी स्ट्रिंग है उनको जब भी हम कोई ब्लॉक अटैच करेंगे तो उसमें जो है वो टेंशन फोर्स लगेगा। और हमेशा ध्यान रखें कि जैसे हमने आपको अभी बताया एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये स्ट्रिंग टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ इसमें डालेगी, ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगी। ठीक, और अगर हम स्ट्रिंग में दिखाएं तो ये ब्लॉक स्ट्रिंग को किधर खींच रहा है, नीचे की तरफ, वो रिएक्शन है। लेकिन हम ब्लॉक में जब दिखाएंगे तो स्ट्रिंग किधर दिखाएंगे, टेंशन अपवर्ड, जिससे कि ये वेट को बैलेंस कर ले। तो ये आपका हो गया तीसरा फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक, ये अपवर्ड लगेगा ब्लॉक में। अब नेक्स्ट फोर्स आता है जो है स्प्रिंग फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। अब जरा आप स्प्रिंग फोर्स पर ध्यान दें। जैसे ये कोई ब्लॉक हमने दो लिए और बीच में ये स्प्रिंग अटैच कर दी। इस समय स्प्रिंग को ना तो हमने कंप्रेस किया है, दबाया है, और ना एक्सटेंड किया है, तो हम बोलेंगे ये स्प्रिंग इस समय नेचुरल लेंथ पर है, यानी जो इसकी नेचुरल लेंथ है उस पर है। नेचुरल लेंथ को हमने L माना है। ठीक, अब अगर मान लीजिए हम इस स्प्रिंग को दोनों तरफ से फोर्स लगाएं, देखिए हम फोर्स बाहर को लगा रहे हैं ऐसे, ठीक, इस तरफ, और इसमें भी इधर भी लगाया। ठीक, ये ब्रेस कर दे रहे हैं हम अपने फोर्स को, हमने फोर्स बाहर की तरफ लगाया तो क्या हुआ, एक्सटेंशन हो गया। ठीक, अगर एक्सटेंशन हो गया तो इसमें जो स्प्रिंग में फोर्स क्रिएट होगा वो अंदर की तरफ होगा, जो इसको रीस्टोर, ध्यान दें, रीस्टोर करने की ट्राई करेगा। अगर छोड़ देंगे तो फिर ये ऑसिलेट करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की इसमें टेंडेंसी होगी। यानी किसी स्प्रिंग में अगर दोनों तरफ ब्लॉक अटैच हैं, हम ऐसे इसको खींच दें तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अंदर की तरफ को लगेगा, इसको हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ठीक, और अगर हम इसको कंप्रेस कर दें, कंप्रेस करने में हम फोर्स किधर लगाएंगे, देखिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं प्रेस वो एक्सटर्नल है और ये स्प्रिंग के अंदर क्रिएट हुआ है, तो ये हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं ऐसे दबाव, तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ को एक्ट करने लगेगा। ठीक है, इसमें अंदर की तरफ को एक्ट करेगा, इसमें कंप्रेस होने में बाहर की तरफ को। ऐसा ही डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे ये कोई वॉल है, इसमें स्प्रिंग को आप फिक्स कीजिए और इधर से इसमें फोर्स लगाइए। आप जो फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं ये एक्सटर्नल है, इसलिए हमने इसको ये ब्रेस कर दे रहे हैं। अगर ये स्प्रिंग को आपने इधर फोर्स लगाया और ये एक्सटेंड हो गई, देखिए एक्सटेंड हो गई, पहले इतनी लेंथ थी अब इतनी लेंथ और बढ़ गई, मान लो ये लेंथ x, ये एक्सटेंशन है इसका, तो इस समय जो स्प्रिंग में फोर्स क्रिएट होगा एक्सटेंशन होने की वजह से स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ को लगेगा। हम इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। अगर हम इसको कंप्रेस कर देंगे तो डायग्राम पर ध्यान दें तो स्प्रिंग छोटी हो जाएगी। हम जो फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग पर अंदर की तरफ लगाएंगे, लेकिन जो स्प्रिंग में फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। हम फोर्स जो लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल। ठीक, अब एक बात और ध्यान दें, जैसे ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, हमने इसको खींच दिया, एक्स लेंथ इसको इंक्रीज कर दिया, तो इसमें जो स्प्रिंग का फोर्स क्रिएट होता है F, वो प्रोपोर्शनल टू x होता है, ये बात ध्यान देना। अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो माइनस लगाते हैं, माइनस के एक्स इसलिए लगाते हैं कि हमने x इधर किया राइट को, फोर्स किधर लगा लेफ्ट को, डायरेक्शन की वजह से माइनस लगाते हैं। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल टू x होता है। यहाँ जो k है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, नोट कर लेना, k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो एक्सटेंशन होगा x उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। हमने जब कंप्रेस कर दिया तो हमने x किधर किया, लेफ्ट में, फोर्स किधर लगा, राइट में, तो इसको हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। हम दोनों ब्लॉक लगाकर भी कर सकते हैं और स्प्रिंग को एक तरफ फिक्स करके भी लगा सकते हैं, डायरेक्शन पर ध्यान रहे। ठीक, और एक पॉइंट ध्यान रखना कि स्प्रिंग फोर्स जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा, इलोंगेशन या कंप्रेशन, उसके प्रोपोर्शनल होता है, F = kx। ठीक है ना। पुलिंग पुशिंग आप समझते होंगे कि इसको हमने इधर खींच दिया तो पुलिंग कर दिया, इसको प्रेस कर दिया तो पुशिंग कर दिया। यहाँ पर हम पुलिंग कर रहे हैं, इस केस में एक्सटेंशन, इसको हम पुशिंग कर रहे हैं दोनों तरफ से। ठीक, ये एक्सटेंशन है, ये कंप्रेशन है, तो ध्यान रहे कि स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन और उसका फार्मूला। ठीक है ना। अब नेक्स्ट फोर्स आता है वो फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन है।
देखिए जब कॉलिजन होता है तो जैसे जब दो ब्लॉक कोलाइड करते हैं, हमने एक्शन रिएक्शन फोर्स आपको बता दिया है, तो एक बॉडी जब ए बॉडी बी पर फोर्स डालती है तो बी ए पर डालेगी। कॉलिजन का समझने की कोशिश करें, जैसे ये कोई बॉल है और ये बॉल इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, इसकी वेलोसिटी इधर है, ये इस तरफ है, ठीक। अगर ये जब कोलाइड करेंगी, कॉलिजन होगा इनके बीच में, तो ध्यान दें ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। बी बॉडी जब ए पर फोर्स डालेगी तो इधर डालेगी, हम इसको लिख दे रहे हैं एफ ए बी। एफ ए बी का मतलब क्या होगा, यहां पर नोट करना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये डालेगी फोर्स बी बॉडी ए पर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और ए बॉडी बी पर जो फोर्स डालेगी कॉलिजन से वो इधर होगा, ये एफ बी ए है। तो हम एफ बी ए को क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए लिख देना है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये कॉलिजन हुआ, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगे दोनों, ध्यान रखना, ए बी पर डालेगा, बी ए पर, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। तो ये फोर्स है ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक। और कॉलिजन के बाद यहाँ पर इनके फिर मोशन अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी ने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया, इसने इस पर, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। वो डायरेक्शन प्लेन पर भी हो सकते हैं, इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉलिजन का फोर्स सिंपल है। अब आपके आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऊपर हमने नोट किया है, और हमने आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका एक पूरा आपके टॉपिक है सिलेबस में, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स समझ लें कि जो अर्थ है वो हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है, खींच रही है, ठीक। तो किसी भी बॉडी का आप जब फ्री बॉडी डायग्राम यानी इसमें फोर्स दिखाना है तो हमेशा अर्थ जो इस पर फोर्स डाल रही है वो जरूर दिखाएंगे, यही वेट है W, ठीक। और हमेशा सेंटर पर बॉडी के कितना, बॉडी का मास ले लें और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अभी डिटेल में आगे लेक्चर भी डालेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड, ठीक, ये किसी के ऊपर नहीं रखा है, केवल इसमें इस समय ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, जो कि, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक। आपने देखा होगा इसी फोर्स की वजह से जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंक देते हैं तो ग्रेविटी की वजह से उसमें नीचे की तरफ फोर्स लगता है, ऊपर अगर फोर्स डालेंगे तो बॉडी ऊपर रुक जाएगी और फिर वापस नीचे आएगी, ठीक। तो बॉल जो है वो प्लेस्ड ऑन द टेबल स्टार्ट, ठीक है, रोलिंग डाउन व्हेन द टेबल इज टिल्ट। अगर हम किसी टेबल को ऐसे तिरछा, ये रखा हुआ ब्लॉक, देखिए ये तिरछा कर दिया तो ये नीचे की तरफ आ रही है, क्यों, क्योंकि इसमें ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक। इफ ए बॉडी थ्रोन अप इन द एयर इट गोज अप रीच द हाईएस्ट पॉइंट एंड रिटर्न टू द ग्राउंड। आप किसी ऊपर फेंकेंगे, ऊपर रुकेगी, फिर वापस रुकी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, वापस आई क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है ना। तो किसी भी बॉडी को आप ड्रॉप कर दें तो नीचे की तरफ को फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है ये वेट ऑफ द बॉडी है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखें ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और हमेशा बॉडी के सेंटर पर लगाएं, नीचे की तरफ लगाएं, ठीक। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है उसमें ये वाला, इसमें जैसे ये बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, आपको मालूम, प्लस प्लस फोर्स रिपेल करता है। इसमें ये बॉडी अगर ए है, ये बी है, ये इक्वल फोर्स, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स डालेगी इस तरफ को, रिपल्सन फोर्स एफ ए बी, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, दूर से लगता है, ग्रेविटेशनल कांटेक्ट नहीं है। और ध्यान रखना, अर्थ इस पर ग्रेविटी फोर्स mg डाउनवर्ड डाल रही है, इसका रिएक्शन होगा, ये बॉडी अर्थ पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, हमेशा एक्शन रिएक्शन ए बॉडी बी पर, बी ए पर। यहाँ पर ध्यान दें, प्लस ये इसको रिपेल करेगा, इसको लिखेंगे एफ बी ए। यहाँ पर ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं, एफ ए बी एफ बी ए के इक्वल होता है। और अगर आप वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर में डायरेक्शन, तो ये माइनस आ जाएगा, क्यों, इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, इस बात का ध्यान रहे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तब इसमें ये बॉडी ए है,
ये बी है, इसमें ऐसे फोर्स लगेगा, एफ ए बी इधर और एफ बी ए इधर। आप एफ ए बी और बी ए का मतलब समझ गए होंगे। ए बी का मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और बी ए का मतलब बी ऑन ए। ठीक, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट होंगे। इसमें डिफरेंस क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह का होता है। ठीक है ना। अब आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में आपको मालूम होगा कि नॉर्थ पोल जो होते हैं किसी भी मैग्नेट के अंदर, नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं। नॉर्थ जो होता है वो आपस में रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये कोई मैग्नेट है, इसमें एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल। अगर हम इसके पास एक दूसरा मैग्नेट लाएं यहाँ पर और इसका ये नॉर्थ हो और ये साउथ हो, तो ये अपोजिट पोल है, इसका नॉर्थ है ये साउथ है, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी तरह से अगर हम नॉर्थ यहाँ पर किसी भी मैग्नेट का, ये आपका नॉर्थ है ये साउथ है, अगर यहाँ पर हम साउथ रख दें यहाँ नॉर्थ, तो इसमें इधर को फोर्स लगेंगे बाहर को। इसमें क्या होगा, ये साउथ एक जैसे हैं, इनमें रिपल्सन होगा, इनमें इसमें अट्रैक्शन होगा। यानी एक जैसे जो पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें दिया है टू लाइक मैग्नेट पोल रिपेल while to unlike magnetic pole attract each other. The force between two magnet pole is called magnetic force. ये फोर्स भी फील्ड फोर्स भी बोलते हैं, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि ये दूर से एक्ट कर रहा है। और इस बात का ध्यान रहे कि जो मैग्नेट के जो फोर्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं, ये हमेशा जो बेसिक इनका जो कॉज होता है, जब किसी वायर में हम करंट को फ्लो करते हैं तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फोर्स बनते हैं। यानी ओरिजिनल पार्ट जो मैग्नेटिक फोर्स का है वो करंट होता है, करंट के फ्लो होने से। ठीक, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम बोल दे रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर है। ठीक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर टू बॉडीज डिपेंड्स ऑन द, ये जो नॉन कॉन्टैक्ट वाले फोर्स हैं इनमें जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, जैसे यहाँ ध्यान दें, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो ये फोर्स प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे फोर्स डिक्रीज होगा। ऐसे ग्रेविटेशनल भी है, आगे फार्मूला बताया जाएगा। और ध्यान रखना, अगर इसमें चार्ज Q1 है और इसमें चार्ज Q2 है, चार्ज बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 होता है। यानी कि अगर हम पूरे को मिलाकर अगर फार्मूला बनाना चाहें तो यहाँ पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² होगा। ध्यान रहेगा तो अच्छा है। Q1 Q2 चार्ज है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का होता है बिटवीन टू बॉडीज वो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन सेपरेशन। नेचुरल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा और प्रैक्टिकल भी कम होना चाहिए। ठीक है ना, इंक्रीज होगा जब उनको हम पास लाएंगे। ठीक, और इनवर्सली स्क्वायर के है तो इसलिए 1/r² की बात जरूर ध्यान रखना। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं हमेशा अर्थ तो ग्रेविटी फोर्स डालती है, इसके अलावा ध्यान रखना कि यूनिवर्स में जितने पार्टिकल हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सब में लगता है। अर्थ के केस में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे ग्रेविटी फोर्स बोल देते हैं, ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये फोर्स कौन से हैं, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स, 3 यहां तक। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन थे, ये टच में जब दो बॉडी होती हैं तब लगते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है ना, ये जो फोर्स होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इनको हम फील्ड फोर्स भी कहा कहते हैं क्योंकि ये अपना फील्ड बनाते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जैसे ये फार्मूला है वैसे मैग्नेटिक में भी है, तो इसकी स्टडी हम लोग आगे करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसके आगे की स्टडी के लिए आप इसको प्रिपेयर करें। ओके।